मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल के लिए 22 तारीख के लिए बाजार कैसा रह सकता है और एफआईज ने इंडियन मार्केट में आज क्या किया। जैसे कि परसों के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपने समझा था कि एफआईज मार्केट में अपनी पोजीशन शॉर्ट की छोड़ रहे हैं, मतलब वो शॉर्ट अपने काट रहे हैं और लॉन्ग्स भी कर रहे हैं, जिससे लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इंप्रूव हो गया था। मतलब मैंने उस दिन भी कहा था अगर ये रशिया यूक्रेन की खबर नहीं आती तो हम 24,000 तक जा सकते थे। कल तक और परसों तक यही था कि रशिया यूक्रेन से कुछ आएगा, बट रात को जो हुआ सुबह 4:30-5 बजे जो अदानी पर न्यूज़ आई, डेट चेंज द सिनेरियो ऑफ इंडियन मार्केट। और बाजार खुलते ही जो अंधाधुंध सेलिंग हुई है अदानी के शेयर्स के अंदर, मतलब कि सर्किट फिल्टर रहे और खुले ही नहीं वो। और लास्ट में भी आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेज के शेयर लास्ट के 10 मिनट में भी टूटते रहे। तो इस प्रकार से सेलिंग की गई है। अब आगे हम वीडियो में समझेंगे अदानी ने एक्चुअली किया क्या, अदानी ग्रुप ने, और उन पर चार्जेस क्या फाइल हुए हैं वहाँ पर। और ये कुछ सिमिलर केस है, एक पुराना केस है जो पुराने लोग वो जानते होंगे, नहीं तो मैं उनको याद दिलाऊंगा कौन सा केस ये है। अब हम बात करते हैं आज एफआईज ने क्या किया और कल के लिए बाजार कहाँ रह सकता है। मैंने कल भी परसों वाले वीडियो में कहा था जब न्यूज़ बेस होता है तो जो डाटा है वो काम नहीं करता, एनालिसिस करना हमारा काम है। कहीं से अगर मुड़े तो हम देख लेंगे वो चीज़ को। सबसे पहले क्या किया, 5320 करोड़ का कैश के अंदर एफआईज ने बेचा है और 4200 करोड़ का डीआईएस ने खरीद लिया। ये एक्चुअली सेलिंग जो एफआईज ने जो की है मोस्टली जो अदानी और जो हैवी वेट्स हैं उनके अंदर सेलिंग की गई है। तो ये तो डाटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया अब, क्योंकि कहाँ पर 1300-1400 करोड़ की सेलिंग कर रहे थे, अब वापस से 5300 करोड़ का माल उन्होंने ठोक दिया इंडियन मार्केट के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा सेगमेंट जो कि है इंडेक्स फ्यूचर्स का, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बार। इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लॉन्ग बढ़ाए, और लॉन्ग कितने बढ़ाए, 94 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग बढ़ाए बस। शॉर्ट कितने ऐड किए, 9618 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने शॉर्ट ऐड कर दिए सिस्टम में। अब उससे हुआ क्या, जो इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इंप्रूव हो गया था, जो इनका नेट शॉर्ट पोजीशन 1,91,000 पर आ गई थी, वो वापस 2 लाख के पार हो गई, और लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो 25% से नीचे 24.91% पर आ गया, जो कि वापस से नेगेटिव टेरिटरी में जाना स्टार्ट हो गया, और जो कि बहुत ज़्यादा खराब है। और हम लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में आ चुके हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर कवरिंग आई तो बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि चीज़ें सुधरेंगी तो, और अगर हम टूटे तो बहुत जोर से टूटेंगे, क्योंकि फिर सपोर्ट नहीं है हमारे पास। तो एफआईज ने यहां पर तो बहुत ही, आज ये होना भी था, इतनी मंदी देखकर तो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट करने ही थे, तो वो तो डाटा तो ये बहुत नेगेटिव है इंडेक्स फ्यूचर्स का। अब कल कोई कवरिंग आए, रिलायंस अच्छा परफॉर्म करे, एचडीएफसी अच्छा परफॉर्म करें, आईटी अच्छा परफॉर्म करे, तो हो सकता है। अदानी ग्रुप से आप दूर रहिए, ये हॉट वाटर है, आग है ये, इस आग से मत खेलिए, जल जाएंगे आप लोग। अदानी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होगा, ये आग है, तो आग से मत खेलिए, हाथ ही जलेंगे आपके, चाहे आप कुछ भी कर लें। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है स्टॉक फ्यूचर्स की। स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने क्या किया, स्टॉक फ्यूचर्स में वही बात वापस से, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग काट लिए और 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मार दिए। अब इससे होगा क्या, इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ स्टॉक्स को टारगेट किया है, और ये साफ दिख रहा है कौन से स्टॉक है, अदानी ग्रुप के जो एफ&ओ में स्टॉक्स हैं, या जो रिलायंस के स्टॉक्स हैं। रिलायंस के जो नंबर्स आए हैं अभी सब्सक्रिप्शन डाटा के, वो खराब आए हैं। मतलब अब इसमें हो क्या रहा है, अगर आप सब्सक्रिप्शन डाटा के नंबर देखेंगे, आपके सामने प्लेट भी चल रही होगी, मतलब हर कोई लूज कर रहा है, लेकिन उतने ऐड नहीं हो रहे। बीएसएनएल के पास भी उतने ऐड नहीं हो रहे, कि बीएसएनएल भी जितने ये लोग छोड़ इनके निकल रहे हैं, उतने कलेक्टिवली अगर बीएसएनएल ऐड करता तो हमें समझ में आती कि अच्छी बात है, लेकिन लोग सिम बंद कर रहे हैं अपने। अब ये समस्या वाली बात है इकोनॉमी में, आप इससे आंखें मत बंद कीजिएगा, हमारी इकोनॉमी में समस्या है। हम बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें मतलब नहीं है, बात करेंगे तब पता चलेगा, बात करेंगे तो बात बनेगी भी। तो वो सेम बात यहाँ पे आती है कि हम बात नहीं करते हैं। अब इससे हो रहा क्या है कि लोग नंबर बंद कर रहे हैं अपना। हाँ, ये हो सकता है एक एक्स्ट्रा नंबर है तो हम बंद कर देते हैं, बट ये थोड़ा सा मुश्किल वाला खेल हो रहा है, और उतने बीएसएनएल के पास भी ऐड नहीं हो रहे। और दूसरी बात,
रिलायंस के टूटने के अब दो कारण होने लग गए। एक तो पहला टेस्ला वाला, स्टारलिंक वाला, दूसरा होने लग गया जो अभी 2 दिन पहले बीएसएनएल ने 5G की सिम लॉन्च की है। तो इससे मार्केट में पैनिक स्टार्ट हो रहा है कि अगर बीएसएनएल ने अगर रिकवरी स्टार्ट कर दी, और जरूरी भी है, देखिए हर देश में सरकारी कंपनियां जरूरी होती है। अब आप उसको कहते हैं लॉस मेकिंग होते ही, हमारा डिबेट का नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है, आपका मानना है जो आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो स्टॉक फ्यूचर्स का तो डाटा बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काटने, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मारने स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर, तो डाटा बहुत खराब है। तो तीनों डाटा खराब ही है। पहला डाटा कौन सा था? कैश का, एकदम खराब। दूसरा इंडेक्स फ्यूचर्स का, करीबन 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने और शॉर्ट ऐड कर लिए और लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो हो गया 24.91 पर, और इनका नेट शॉर्ट कितने हो गए? 2 लाख से वापस पार चले गए नेट शॉर्ट के अंदर। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में वापस से वही 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काट लिए, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ठोक दिए, और ये भी डाटा खराब है। ऑप्शन का डाटा हम आज एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, और निफ्टी की एक्सपायरी में हम डाटा मैनिपुलेटेड है। अब ये समझ नहीं आएगा क्योंकि कौन सा इस एक्सपायरी में किया है, कौन सा अगली एक्सपायरी में किया है। तो कल जब हम आएंगे तो इस डाटा को हम फ्रेश सेट ऑफ आई से देखेंगे, तब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज पर ऑप्शन चेन समझ में आएगा। लेकिन जो अभी का अगले महीने की ऑप्शन चेन का जो समझ में आ रहा है वो सिंपल समझ में आ रहा है मेरे को। नीचे की तरफ 24,200 एक सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर की तरफ 23,200 सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर की तरफ ये क्या काम करेगा? 23,500। 23,500 निकलता है तो हम 23,800 की तरफ जाएंगे। नहीं, अदरवाइज 23,200 टूटता है तो हम सीधा 22,800 की तरफ देखेंगे। 23,000 का मैं नाम नहीं ले रहा, 22,800 हम देखेंगे। अगर 22,800 टूटता है तो एक बात समझ लीजिए, ये एक्चुअली के अंदर 4 जून वाले लो टेस्ट करने जाएगा बाजार। उसको समय लगेगा, महीना 1.5 महीना, लेकिन ये जाने के लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे। और एक बात को मेरी गौर कीजिएगा कि यूएस में अभी तक पैनिक सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। यूएस में सब टारगेट दे रहे हैं बड़े बड़े। बैंक ऑफ अमेरिका आता है 6500 का S&P का टारगेट देता है, कोई 7,000 का S&P का टारगेट देता है। तो जब इतने बड़े टारगेट्स आने लग जाए ना, टॉप वहीं पर बनता है। When everyone bullish, then it's time to book profit। कि जब सब बुलिश हो गए ना, उस समय आप बुक कर लीजिए प्रॉफिट को, अदरवाइज आप उस टॉप में फंस जाएंगे। तो ये तो था आज का मार्केट एनालिसिस। अब बाजार कल के लिए कैसा रह सकता है? बाजार अगर तेज खुलेगा तो वो नीचे आ जाएगा, तेज खुले, टिके, आराम आराम से बढ़े, अपने जो कॉल राइटर्स है उनको बाहर करे, तब तो कोई है मतलब। अदरवाइज ये मुझे लगता है बाजार नीचे जाने के लिए एकदम तैयार है। और जैसे मैंने पहले की वीडियो में, हमारी खुद की समस्याएं हैं। ये अदानी वाला इंसिडेंट हो गया, अदरवाइज हमारी खुद की समस्याएं हैं। आप मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारा इन्फ्लेशन, हमारा रुपया डॉलर, ठीक है, 84.40 के पार चला गया आज, ठीक है, ये 2 समस्या। दूसरा, F&O के एक्सपायरीज बंद हो गई, मार्जिन्स लगा दिए गए। तीसरा, हमारे सेबी चेयरमैन खुद एक्यूज है, अब उसके बाद बात करेंगे। तो हमारी खुद की समस्याएं बहुत हैं। तो इस वजह से ये ब्लेम अदानी पर देना गलत है। मार्केट अच्छा था, हाँ डाटा कल वाला बहुत पॉजिटिव था, मैं भी बोल रहा हूँ। कल वाला डाटा होता और अगर आज ये न्यूज़ नहीं आती, मैं कहता हूँ आज हम 23,800 को क्रॉस करते, बट न्यूज़ के सामने हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं सब लोग। तो अब बात करते हैं अदानी ग्रुप की। अदानी ग्रुप ने एक्चुअली किया क्या, मैं आपको समझाता हूं। ये बहुत ज्यादा सिमिलर केस है टू नीरव मोदी, गीतांजलि जेम्स का जो केस था, वो मोस्ट ऑफ एकदम सेम केस है ये एकदम। मैं कहता हूं वहां पे बस बैंक्स को इन्वॉल्व किया गया था, यहां पे गवर्नमेंट एंटिटीज को इन्वॉल्व कर लिया गया। मतलब कि एज सिमिलर टू द पीएनबी, जो नीरव मोदी वाला केस हुआ था, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो इश्यूज किए गए थे, जो जिन लोगों को पता है, भाई कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता है, ये एक्चुअली केस पीएनबी के सेम केस है ये, जो नीरव मोदी ने किया था। डायमंड्स के लिए एलओयू दे देता था और कंपनी दिवालिया हो जाती थी। तो ये सेम केस है। अब अदानी ने किया क्या? अदानी ग्रुप और यूएस की एक कंपनी मिली, उन्होंने एक एलओए साइन किया, लेटर ऑफ अवार्ड साइन किया, जिसमें यह लिखा गया कि वो इंडिया की सोलर इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, SECI को
12 गीगावाट सप्लाई करेंगे, जिसमें से 8 गीगावाट सप्लाई करेगा अदानी ग्रुप, अदानी वाला, और 4 गीगावाट ये सप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस एलओए के अंदर प्राइजेस हाई रखे गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्राइजेस हाई रख दिए। अब जितने प्राइजेस उन्होंने कोट किए उतने प्राइजेस पर इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बेचना सोलर की नामुमकिन था, कि उतने प्राइजेस कोई नहीं लेता, अगर गवर्नमेंट एंटिटी है वो नहीं लेती। तो उन्होंने किया क्या, ये यूएस में जो चार्जशीट फाइल हुई है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, जो उन्होंने किया वो बता रहा हूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया है वो बता रहा हूं। समराइज फॉर्म है, अगर किसी को पढ़ना हो, उनकी 54 पन्ने की चार्जशीट पढ़ी है, नेट पर आप पढ़ सकते हैं डिटेल के अंदर, अगर आपका समय है, मेरे पास बहुत था, मैंने पढ़ ली। अब हुआ क्या, उन्होंने एलओ साइन किया, एलओए के अंदर क्या हुआ, प्राइजेस बहुत हाई रखे। अब प्राइजेस बहुत हाई रखे तो एसईसीआई के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो स्टेट रन कंपनीज को वो इलेक्ट्रिसिटी इतने भाव में बेच सके। तो उन्होंने क्या किया, जो एसईसीआई के कर्मचारी या इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको ब्राइब दी। ये ब्राइब 2000 करोड़ के आसपास की दी गई है, उस चार्जशीट में लिखा हुआ, मेरा नहीं लिखा हुआ, मेरे वर्ड से मत जाना भाई। तो उनमें हुआ क्या कि भी ऐसे तो बिकते नहीं, तो उनके ऑफिशियल्स ने, और फिर वो वहां पे अप्रूव हुआ, और फिर अप्रूव होकर वो इंडियन स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन को, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है उनको वो महंगे भाव की इलेक्ट्रिसिटी दी गई है। ये इसमें कई स्टेट्स का नाम आ रहा है, तेलंगाना, केरला, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड, इन प्रदेशों के ज्यादा नाम आ रहे हैं। ठीक है, इन सभी जगह इन्होंने ब्राइबिंग की है। अब हुआ क्या, इंडिया में एक मैन्युफैक्चर लिंक प्रोजेक्ट चलते हैं। अब हुआ क्या, इंडिया में इन्होंने वहां पे वो फाइल कर लिया, वहां पे वो इन्होंने साइन कर लिया। साइन करते ही पीएसएस हो गया, पावर सेल एग्रीमेंट साइन हो गया। वहां पर पावर सेल एग्रीमेंट होते ही इन्होंने यूएस के अंदर, अदानी ग्रुप ने यूएस के अंदर पीपीए साइन हो गया, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन हो गए। वो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट के ऊपर अदानी ग्रुप और उस कंपनी ने यूएस के अंदर बॉन्ड्स पे पैसा उठा लिया, सिक्योरिटीज पे पैसा उठा लिया। एक्चुअली ये केस बना ये है, मतलब कि ये आप मत समझे कि धोखाधड़ी का केस हुआ। मतलब हुआ क्या कि इन्होंने इनडायरेक्टली रूप से एक ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब एक पूरा नाट्य रूपांतरित करके, मतलब यहां से इंडिया से अप्रूवल्स लेकर कि हमारे पास इतने मेगा गीगावाट्स का एक प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास अप्रूवल है, हम यूएस में जाते हैं, हमारी एक यूएस वाली कंपनी, आपकी यूएस की कंपनी हमारे साथ है, हम लोग इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देंगे और हमें पैसा उठाना है। और ये एक्चुअली में 2019 से 2020 के बीच में हुआ है, टोटल तो 2024 तक हुआ है ये, लेकिन ये एक्सक्यूजेस इसमें आ रहे हैं। मतलब कि पीएसए साइन करके पीपीए के ऊपर पैसा यूएस में उठाया गया है। तो इसको ब्राइबरी स्कीम या पॉन्जी स्कीम बोलकर यूएस के इन्वेस्टर्स को एक तरह से धोखा देकर पैसा उठाया गया। ये आरोप, ये चार्जेस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फाइल किए हैं। मतलब एक्चुअली हुआ क्या कि उन्होंने यहां से अप्रूवल लिए, महंगे भाव के बिजली के कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस को ज्यादा कर दिए, इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की वैल्यूज के हिसाब से उन्होंने एलओए बनाए और वहां पर क्या किया उन लोगों ने, यूएस इन्वेस्टर से पैसा लिया। इस वजह से यूएस के अंदर केस चला है। अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा, कांड इंडिया में हुआ है, ये ब्राइबरी इंडिया में दी गई है। और पता कैसे चला, उन्होंने सारा चार्जशीट निकाल लिया, 54 पन्ने में लिखा हुआ, किसका क्या नाम था वो भी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो 7 लोग थे उन्होंने पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया इसको, इंडिया में ऑफिशियल्स को दिया, वहां से क्यों, देखिए समझिए, अगर मेरे पास पीएसए आ जाता है, पावर सेल एग्रीमेंट मेरे पास आ जाता है, मैं आपको इतना पावर दूंगा भाई, और उसको पीपीए, पावर परचेज एग्रीमेंट बन जाता है, पीपीए बन जाता है। वो पीपीए अगर मैं किसी भी सेठ के पास लेकर जाऊंगा कि देख भाई मेरे पास ये इंडिया की स्टेट कंपनी का ये मेरे पास पावर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हाथ आ गया है, अब मेरे पास पैसे चाहिए, मेरे को पैसे दे और मैं पावर सप्लाई उनको करता हूं। क्यों नहीं मिलेंगे पैसे मेरे को भाई, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास पार्टी है माल लेने वाली, ऊंचे भाव में लेने वाली है, क्यों नहीं लोग पैसा लगाएंगे। तो एक्चुअली ये ऑर्केस्ट्रेट किया गया इस हिसाब से कि ब्राइबरी इंडियन ऑफिशियल्स को दी गई है। ये पूरा जो कांड हुआ है इंडिया में हुआ है, इंडियन ऑफिशियल को हुआ है, और
उनको ब्राइबरी दी गई है। उनको ब्राइबरी देने से क्या हुआ कि उन्होंने हाई प्राइजेस को एक्सेप्ट किया। मतलब जो आपके और मेरे घर में जो अदानी की बिजली आती है या कोई स्टेट रन पावर से आती है, वो महंगी क्यों है? क्योंकि उसको महंगी मिल रही है, मतलब उसको पीछे से महंगी आ रही है। ये कोई दिमाग नहीं लगा रहा है। जो हमारे घरों में बिजली आ रही है वो महंगी क्यों आ रही है? क्योंकि ये एक्चुअली में इन लोगों ने जब LOA साइन किया था, महंगा किया था, SCC तैयार नहीं था, वो तैयार नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिशियल को पैसा दिया गया, उन्होंने स्टेट रन कंपनी से अप्रूवल्स लिए, PSA बना, PPA के ऊपर US के अंदर पैसा उठा लिया और वहां पे अब चार्जशीट बन गई इनके खिलाफ। तो अब इनको करना पड़ेगा। 5 काउंट्स इनके टोटल हुए हैं। मतलब कि अगर मैं आपको समझाऊं तो 5 काउंट्स में इनको दोषी पाया गया है। वो 5 काउंट्स हैं, ये अभी 1 मिनट रुकिएगा। वन सेकेंड। हाँ, 5 काउंट्स के अंदर इनको दोषी पाया गया है। अब 5 काउंट कौन से हैं? सबसे पहले कंस्पेरेसी टू वायलेट द FCPA, जो इनका फॉरेन जो फंड उठाने वाला एक्ट था उसमें फ्रॉड किया है इन लोगों ने। दूसरा, सिक्योरिटी फ्रॉड किया है। तीसरा, वायर फ्रॉड किया है। चौथा, सिक्योरिटी फ्रॉड किया है, बॉन्ड्स के अंदर किया है। और 5वां, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस किया। ये सबसे सीरियस मैटर है। मतलब कि इन्होंने वहां पे, अब भाई इंडियन है तो मानेंगे थोड़ी, वहां पे FBI को खरीदने की कोशिश की, वहां पे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को खरीदने की कोशिश की। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन जस्टिस वहां पे किया गया। मतलब 5 काउंट्स के अंदर इन पर चार्जेस लग चुके हैं। 5 काउंट्स, वायलेशन ऑफ FCPA, सिक्योरिटी फ्रॉड, वायर फ्रॉड, उसके बाद में सिक्योरिटी फ्रॉड बॉन्ड का, एंड देयर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। तो ये सीरियस मैटर है। और एक्चुअली होगा क्या? अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आ रही है, केन्या ने अपने सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ये पूरा किनारा कर लिया है। किससे? ये अपने अदानी ग्रुप से पूरा। तो जो $700 मिलियन की जो डील थी वो कैंसिल हो गई अदानी के लिए। दूसरी चीज, इससे होगा क्या? अगर ये चीजें हो गई ना तो ये बहुत दिक्कत आएगी। अभी तक एक्चुअली FIS ने माल बेचा नहीं है। एक मैं आपको FIS का नाम बताता हूं, GQG, राजीव जैन इसके CEO फाउंडर जो भी हैं। आज ये न्यूज आते ही उनकी लिस्टेड कंपनी, आप देख रहे होंगे, उनकी लिस्टेड कंपनी ऑस्ट्रेलिया में लिस्टेड है, उसको 20% ठोक दिया गया। मतलब समझिए, ऑस्ट्रेलिया में 20% ठोक दिया उसको। इंडिया में ठोकता तो 20% समझ में आता कोई शेयर, ऑस्ट्रेलिया में उसको 20% ठोक दिया। और उसका करीबन उसका और गोल्डमैन का मिलाकर, गोल्डमैन और उनका पार्टनरशिप के अंदर और अलग से भी उनका टोटल 50,000 करोड़ का माल उनका अदानी के अंदर है। 50,000 करोड़ का। अगर वो बेचने को आए, और वो एक्चुअली उनका बयान भी आया कि हम इवेल्युएट कर रहे हैं सिचुएशन को, तो वो बेचने को आए तो मैं कह रहा हूं ये पुराने लॉज अपने टेस्ट कर देगा। मैं यहां पे बोलना नहीं चाहता पुराने लॉज, तो बोल देता हूं 1000 रुपए का अदानी एंटरप्राइजेस, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिनों में आ जाए। अगर स्थिति सुधरती है तो वापस बढ़ जाएगा, बट स्थिति खराब है अभी के लिए, और बहुत ज़्यादा खराब है। मतलब किसी भी, मैंने आज तक नहीं देखा इंडिया में, तो चलो इन पर इतने पावरफुल हो गए थे कि कोई हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन जो US का जो हुआ है, अब इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चेक करें। क्योंकि अब ये एक्चुअली में एक क्रेडिबिलिटी पर डाउट आ रहा है सबकी कि क्या इंडिया में ऐसे ही काम होता है क्या। तो दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे पैन आउट होगी मुझे नहीं पता। अब इससे दिक्कत क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हाथ से निकलेंगे, बॉन्ड सेल नहीं होगी। इनके फ्रैंकफर्ट में जो बॉन्ड है वो 10% टूट गए। मतलब कि जो 84% का बॉन्ड जो ट्रेड कर रहा था वो 76-77% पर आ गया। तो इनके फ्रैंकफर्ट वाला बॉन्ड जो है अदानी पोर्ट का, वो बहुत ज़्यादा टूट गया। तो अब क्या होता है क्या नहीं होता है आगे देखते हैं, और इसको और ज़्यादा रीड करने की कोशिश करते हैं। रीड करेंगे तो समझेंगे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक यू।